4 अक्टूबर 2012 पुणे का बड़गांव शेरी इलाका। सुबह के 8:30 बज रहे थे। ब्रह्मा सन सिटी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रात भर 17 लोग थे। रात की बर्थडे पार्टी के बाद कुछ लोग वहीं सो गए थे और कुछ लोग अभी जग रहे थे। उसी फ्लैट का एक बेडरूम रात की पार्टी खत्म होने के बाद से ही अभी तक बंद था। उन 17 लोगों में से किसी ने बेडरूम के दरवाजे पर आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों की घबराहट बढ़ रही थी। फिर जैसे तैसे बेडरूम के दरवाजे को खोला गया। सनम हसन बेड पर पड़ी थी। सनम हसन वही लड़की थी जिसकी बर्थडे पार्टी में रात को सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। नाम लिया गया, कंधा हिलाया गया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। बेहोशी और मौत में फर्क होता है और धीरे धीरे उस कमरे में खड़े लोगों को समझ आने लगा था कि ये बेहोशी नहीं है। उसे वहां से उठाकर रूबी हिल क्लिनिक ले जाया गया। क्लिनिक के डॉक्टर्स ने उसे देखा और कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो कहा जिसका सबको डर था। उन्होंने सनम हसन को डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके माता पिता को बुलाया गया, जो उस रात बस कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में थे, और वे जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बेटी का हालत देखे, उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पुणे की एरवाड़ा पुलिस ने इस केस को रजिस्टर किया। फिर इस केस को सीआईडी और सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट किया, पर अभी तक कोई भी एजेंसी इस केस को सुलझा नहीं पाई है। तो आखिर ये एक्सीडेंटल डेथ था या फिर प्लान था, और इस केस में ऐसा क्या है कि सीबीआई आज लगभग 14 साल बाद भी इस केस को सुलझा नहीं पाई है? समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। वेलकम टू ट्रायल टेबल। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। सनम हसन मुंबई के अंधेरी वेस्ट की रहने वाली थी। उसने पुणे के विमन नगर में स्थित सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में फैशन डिजाइन और कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन किया था। ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है, और सनम ने वो जगह अपने मेहनत से बनाई थी। कॉलेज में वो फुटबॉल खेलती थी, फिजिकली एक्टिव थी, और पढ़ाई के साथ साथ ऑल्डो गारमेंट शोरूम में पार्ट टाइम काम भी किया करती थी। उसके माता पिता भी सपोर्टिव थे। बेटी के हर फैसले में वो हमेशा उसके साथ रहते थे, और इसीलिए जब सनम ने कहा कि उसे पुणे में अकेले रहकर पढ़ना है, तो उन्होंने हाँ कह दी। वो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। उसकी रूटीन में कॉलेज क्लासेस, फुटबॉल प्रैक्टिस और पार्ट टाइम जॉब था। उसी पार्ट टाइम जॉब में, उसी ओल्डो शोरूम में उसकी पहचान मोहनीश विजय वलाटे से हुई। मोहनीश उसी स्टोर में मैनेजर था, और उसी ने सनम हसन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। 3 अक्टूबर 2012 सनम का 19वां जन्मदिन। उस दिन उसके पेरेंट और उसके बड़े भाई मुंबई से पुणे आए थे। बड़गांव शेरी के होटल में रुके थे। पूरा दिन साथ में गुजरा, और शाम को उन्होंने एक साथ खाना खाया। और जाते वक्त सनम ने अपने पेरेंट्स से कहा कि दोस्तों ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है रात में, और वो वहां जाना चाहती है। पेरेंट्स ने परमिशन दे दी, और कॉलेज से उसने नाइट आउट पास लिया। और रात के करीब 11 बजे सनम ब्रह्मा सन सिटी के उस फ्लैट में पहुंची। फ्लैट में करीब 17 लोग थे, दोस्त, कलीग और जान पहचान वाले। जश्न का माहौल था और पार्टी चल रही थी, लेकिन उस फ्लैट में क्या हुआ और कब हुआ, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के करीब 1 से 2:30 बजे के बीच पार्टी में अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मोहनीश वलाटे ने सनम को ड्रिंक करने के लिए इंकरेज किया, और जब सनम ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो रात के करीब 2:30 बजे के आसपास सनम की तबीयत खराब होने लगी। उल्टियां हो रही थी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। उस वक्त उसके पेरेंट्स बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक होटल में थे, पर किसी ने उनको कॉल नहीं किया। सबको लगा कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सनम को नींबू पानी दिया गया, बेडरूम में लिटाया गया, और रात गुजरती रही। सुबह 8:30 बजे जब दोस्तों ने बेडरूम के दरवाजे पर आवाज लगाई और जवाब नहीं मिला, तो उन लोगों को घबराहट शुरू हो गई, और जब तक वो दरवाजा खोलकर अंदर गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनम बेड पर पड़ी थी और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और उसके बाद मोहनीश ने उसके पिता को कॉल किया। लेकिन जब सनम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। एरवाड़ा पुलिस आई, सीन को देखा और केस को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर के रूप में रजिस्टर कर लिया। एडीआर मतलब पुलिस की नजर में ये केस एक एक्सीडेंटल डेथ था, कोई क्राइम नहीं। लेकिन सनम के परिवार के लिए ये पुलिस की एक्सप्लेनेशन काफी नहीं थी। उन्होंने उस वक्त के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर पाटिल से बात की, और नवंबर 2012 में केस स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर हो गया। सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और उसमें जो मिला उसने इस केस को नया मोड़ दिया। जनवरी 2013 में सीआईडी ने मोहनीश वलाटे को अरेस्ट किया। आईपीसी धारा 304A के तहत, यानी कि लापरवाही से मौत। सीआईडी की थ्योरी थी कि सनम ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सनम के माता पिता ने इस थ्योरी को सीधे और साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि उनकी बेटी कॉलेज फुटबॉल टीम में खेलती थी, वो फिजिकली फिट थी, और वो रेगुलरली अल्कोहल नहीं पीती थी। एक 19 साल के हेल्दी एथलीट को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उन्होंने ये सवाल बार बार उठाया, लेकिन धारा 304A एक बिलेबल ऑफेंस है, इसीलिए मोहनीश को जल्द ही जमानत मिल गई। और इसके बाद इस केस का वो चैप्टर चालू हुआ जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है।
पोस्टमार्टम पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल में हुई थी। एक जूनियर डॉक्टर ने किया था। पोस्टमार्टम की कोई फोटोग्राफ नहीं थी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, जो कि खुद एक रूल का वायलेशन है। रिपोर्ट में लिखा था कि सनम की मौत इस्केमिक हार्ट डिजीज से हुई। इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है और हार्ट में खून का सप्लाई कम हो जाता है। रिपोर्ट में 60 से 70% ब्लॉकेज का जिक्र था, लेकिन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो कि फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व किए गए थे, जब उनको मुंबई की कालीना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और हैदराबाद के सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया, तब जो सामने आया वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फोरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट में पता चला कि जो दिल जांच के लिए भेजा गया था वो एक 19 साल की लड़की का था ही नहीं, बल्कि वो दिल एक फीमेल का ही नहीं था, वो एक मिडिल एज मेल का दिल था। ये जब पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। और ऐसा तभी हो सकता है जब पोस्टमार्टम करते समय दिल की अदला बदली हुई हो, क्योंकि कई बार पोस्टमार्टम करते समय एक से ज्यादा बॉडी का पोस्टमार्टम एक ही जगह पर किया जाता है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने ये जानबूझकर किया ताकि आरोपी को बचाया जा सके। इस दिल का अदला बदली शायद पता लगाया जा सकता था अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, जो कि एक रूल का वायलेशन है। इसके अलावा सीमेंट ट्रेस भी मिले और जब उन ट्रेस का डीएनए पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों से मिलाया गया तो डीएनए किसी से मैच नहीं हुआ। सनम के बॉडी पर 4 इंजेक्शन मार्क थे, जिसका कोई भी मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। सनम के स्टमक में 10 ml एक ब्राउनिश एरोमेटिक सब्सटेंस भी मिला था। यह सब्सटेंस क्या था, इसे जानने के लिए उसे केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाना था, पर वो कभी भेजा नहीं गया। सनम का मोबाइल जिसमें बड़े मैसेजेस या फिर कॉल होना चाहिए था, जब उसे चेक किया गया तो उस मोबाइल में कुछ भी नहीं था। यह सिलसिला यहीं पे नहीं रुका, इसके बाद भी ऐसे कई सारी चीजें हुई जिस पर शक होता है, जैसे कि ब्रह्मा सन सिटी का वॉचमैन जो कि उस रात बिल्डिंग के एंट्रेंस पर था, जिसने शायद कुछ देखा या सुना था, लेकिन वो गायब हो गया और पुलिस ने उसको ट्रेस भी नहीं किया। एक के बाद एक दिल की अदला बदली होना, सनम के बॉडी का इंजेक्शन मार्क इग्नोर करना, स्टमक में जो सब्सटेंस मिला था उसका जांच न होना, फोन से सारी चीजों का गायब होना या वॉचमैन का गायब होना, ये सारी चीजें शक पैदा कर रही थी। और ये सारी चीजें ऐसी थी जिनका सही से जांच किया जाता तो पता चल जाता कि सनम की मौत कैसे हुई है, और अगर कोई कातिल भी होता तो पता चल जाता। लेकिन ये सारी कड़ी शुरुआती 48 घंटों में ही तोड़ दी गई या फिर खो दी गई। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर सारा एविडेंस बर्बाद कर दिया ताकि आरोपी को बचाया जा सके। लेकिन सनम के परिवार ने हार नहीं मानी, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सितंबर 2014 में जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की डिवीजन बेंच ने इस केस को सुना। कोर्ट ने पुलिस और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि पुलिस और सीआईडी ऐसे कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं है। उसी सुनवाई में कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से सनम के परिवार को कुछ उम्मीद जगी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली और तय किया कि एक ऐसा कदम उठाना होगा जो कि आसान नहीं है पर जरूरी है। सीबीआई का फैसला था कि सनम की कब्र को फिर से खोलकर सैंपल लिया जाएगा और असलियत का पता लगाया जाएगा। सनम को मुंबई के वर्सोवा मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ग्रेवयार्ड ट्रस्ट ने इसका विरोध किया। कुछ मेंबर्स ने फतवा जारी किया और कहा कि इस्लामिक लॉ के तहत कब्र खोलना जायज नहीं है। सनम के पिता को कम्युनिटी के सामने आकर गुजारिश करना पड़ा, वो पिता जो पहले ही अपनी बेटी को खो चुके थे। सीबीआई को कोर्ट में जाना पड़ा और कब्र खोलने के लिए आदेश लेना पड़ा। तब जाकर 4 अगस्त 2016 को हेवी सिक्योरिटी के बीच कब्र खोली गई और दांत, बाल, नाखून और हड्डियों का सैंपल लेकर दिल्ली और हैदराबाद के लैब्स में भेजा गया। सैंपल की जांच हुई, फिर भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। वहीं इस केस में सनम के परिवार को सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं लड़ना पड़ा। जस्टिस फॉर सनम के नाम से उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया था ताकि लोग उनके सपोर्ट में आए और सनम को जल्दी से न्याय मिल सके, पर हुआ इसका उल्टा। सनम के परिवार को उस पेज पर ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, उनके बारे में झूठी चीजें फैलाई गई और उनको ऑनलाइन ट्रोल किया गया। एक परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था, लोग उसी को ट्रोल कर रहे थे। इन सब के बावजूद ये केस आज तक सीबीआई से भी सॉल्व नहीं हो पाया है। हालांकि जांच अभी जारी है, पर कितने दिन और लगेंगे इसका कोई पता नहीं है। सनम हसन का केस कई सवाल छोड़ता है और ये सवाल किसी एक इंसान के लिए नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है, जिस पर हम सारे लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि पुलिस और सिस्टम के लोगों से इतनी सारी गलतियां एक साथ कैसे हो सकती है? क्या ये गलतियां ही थी या फिर पुलिस और सिस्टम के लोगों ने जानबूझकर किया? और ये सवाल किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये सवाल इसलिए है ताकि आगे कुछ अगर ऐसा होता है तो हमारा सिस्टम तैयार हो। बाकी अंतिम फैसला क्या होगा वो तो सीबीआई जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।